हेलो दोस्तों, हमने अपने बेसिक प्रोग्राम के अंदर एक अपना एमबीपी रेडी करा था, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। इस एडवांस कोर्स के अंदर हम उसकी मार्केटिंग और सेल्स करना सीखेंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को सीखेंगे जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। और हमारा ये बेसिक प्रोग्राम सिर्फ 1 घंटे का ही है। मैं इस मिस एस वी चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। स्टार्टिंग में करूँगी कि जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक कोर्स में किया था कि हमने एक एमबीपी बनाया था। तो अब आप सोचेंगे कि वो एमबीपी बनाने के लिए आपको क्यों कहा गया, कि वो एमबीपी जो है काम करेगा या फिर नहीं। एमबीपी का मतलब शायद आपको पता हो, नहीं भी पता है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एमबीपी होता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जिसको आप अपने मार्केट में भेजते हैं या फिर बेचते हैं। बिकॉज अब हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एडवांस कोर्स में आ चुके हैं, जहाँ पर हम आपको उस बनाए हुए एमबीपी की मार्केटिंग और सेल्स करना बताएंगे। तो अगर आपका एमबीपी है ही नहीं तो आप मार्केटिंग और सेल्स कैसे करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक एमबीपी हो। तो आपको बहुत जल्द ही अपना एमबीपी रेडी करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एडवांस कोर्स के कुछ कंसेप्ट के बारे में, जिसको मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताऊंगी। आपको ये एक्टिविटी के आंसर्स अपने मन में देने हैं, जो मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहला कि आप जिस फ़ोन में ये वीडियोस देख रहे हैं वो फ़ोन किस कंपनी का है या फिर किस ब्रांड का है। सेकेंड कि जिस फ़ोन में आप वीडियोस देख रहे हैं, आप चला रहे हैं, ये फ़ोन आपने ख़रीदा कहाँ से या फिर इस फ़ोन के बारे में आपको कहाँ से पता चला। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका फ़ोन है, आपको इस बारे में अच्छे से पता होगा कि आपने ये फ़ोन कहाँ से ख़रीदा और क्यों ख़रीदा। कुछ तो रीज़न रहा होगा जिस वजह से आपने ये फ़ोन को ख़रीदा। जबकि अगर आपने ये फ़ोन किसी रिटेलर से या फिर किसी शॉप से या फिर किसी सर्विस सेंटर से जाकर ख़रीदा है तो आपने वहाँ से ही क्यों ख़रीदा। आप अगर ये सारे चीज़ों के क्वेश्चंस जानते हैं तो आप इजीली ये चीज़ें अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से कस्टमर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है। सपोज़ उसने एक फ़ोन बनाया तो वो अपने फ़ोन के सारे फीचर्स के बारे में बताएगी, प्लस में ये फ़ोन कहाँ पर अवेलेबल होगा, ये चीज़ें भी कंपनी आपको बताती है। तो अगर वो कंपनी इन चीज़ों को बताए ही ना, किसी को ऑफ़र ही ना करे, तो लोग किस तरीके से उसे ख़रीदेंगे। हर एक बिज़नेस का अपने प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपका बिज़नेस कभी चलेगा ही नहीं, और चलेगा नहीं तो आपका बिज़नेस कभी पैसे नहीं कमा पाएगा और सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो हम ऐसे ही आगे अपने एडवांस कोर्स में करते रहेंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ मार्केटिंग और सेल्स के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जब तक अपने एक्टिविटीज़ को सर्च कीजिए, ढूंढिए, अपना एमबीपी रेडी कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नेक्स्ट वीडियो दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की वीडियो नंबर 2 में आप सभी का वेलकम है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मार्केटिंग जो है किस तरीके से हमारे कस्टमर पर इफ़ेक्ट डालती है, जिसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू किया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मार्केटिंग होता क्या है या फिर मार्केटिंग के क्या क्या कंसेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं मार्केटिंग एक एडवर्टाइजमेंट है, तो मैं आपको बता दूं मार्केटिंग एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि मार्केटिंग का ही एक पार्ट है एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज़ कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए करती है या फिर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए करती है। इसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है प्रोडक्ट, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि आपका एक एमबीपी होना चाहिए, जिसको हम इस वीडियो में प्रोडक्ट कह रहे हैं। सेकेंड, एक सेलर जो उस बनाए हुए प्रोडक्ट को सेल कर सके, दैट मीन्स बेच सके। थर्ड, एक कस्टमर होना चाहिए जो उस बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीद सके। इन 3 लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद है एक मार्केट को अदर वर्ड में हम कह देते हैं बाज़ार, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को जाकर बेचते हैं। देन इसके बाद एक अलग कंसेप्ट है कि जो हमारा मार्केटिंग है वो
ऑल ओवर 4P को मिलाकर बनता है, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो जो मार्केटिंग मिक्स है वो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 4 चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, 4P के बारे में पढ़ते हैं। पहला P है प्रोडक्ट, कि आप क्या बेचने वाले हो ये सेलेक्ट करो। सेकंड प्राइस, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आप उसे किस प्राइस पे बेचोगे या फिर आप उसका प्राइस क्या रखोगे। थर्ड प्लेस, कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है आप उसे किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचाओगे या फिर आपके कस्टमर उसे कहां से खरीदेंगे। फोर्थ प्रमोशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कस्टमर को ऑफ़र करोगे या फिर कस्टमर को उसके बारे में बताओगे। देन इसके बाद हम हर एक कॉन्सेप्ट को, जो हमने ये 4P पढ़े हैं, इन सबको सीरियल से जो है क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी कुछ वैल्यू हो और लोगों को उसकी ज़रूरत हो और कस्टमर उसको पे करने के लिए तैयार हो जाए, दैट मीन्स उसके लिए कुछ पैसे पे करने के लिए रेडी हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। देन उसके बाद है आपका प्राइस, कि आप किस तरीके से या फिर किस प्राइस पे उसको प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचोगे। तो ये चीज़ सेलेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल है। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपको ये देखना होगा, इसको भी मैं एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू बताऊंगी, कि आपने एक फ़ोन बनाया, दैट मीन्स आपका MVP है एक मोबाइल फ़ोन, कि सबसे पहला आपने उस मोबाइल फ़ोन को बनाने में कितने रुपए खर्च करें। सपोज 10,000 रुपये आपने उसको बनाने के लिए खर्च कर दिए। सेकेंड, कि जो आपने फ़ोन बनाया, आपके जो आसपास की और कंपनीज़ हैं या और शॉप्स हैं वो उस फ़ोन को कितने में बेच रहे हैं। सपोज वो बेच रहे हैं 15,000 में। थर्ड क्वेश्चन, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है 10,000 रुपये का, आप सोचोगे उस पर थोड़ा प्रॉफिट भी हो, तो थर्ड में आ जाएगा कि आप सोच रहे हो उसको 30,000 में बेचने का। अब सब चीज़ से एक चीज़ कंक्लूजन निकल के आई, सपोज आपने उसे 30,000 में बेचने का सोचा पर आपके कस्टमर उसे इतना पे नहीं खरीद रहे हैं, दैट मीन्स 30,000 वो उसके लिए नहीं पे कर रहे हैं। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट क्या बिकेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा जब कस्टमर नहीं खरीद रहे। तो आपको उसकी जो रेटिंग है वो थोड़ी सी कम रखनी होगी, दैट मीन्स उसके प्राइस थोड़े कम रखने होंगे ताकि लोग उसको इजीली खरीद सके। अगर आप उसे 13 या 14,000 का रखते तो लोग उसे इजीली खरीदते, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर से भी वो कम रेंज पर है। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको प्राइस के टाइम पे याद रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी थी जिसमें हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बताया था, आई होप आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। देन अब हम आते हैं वीडियो नंबर 3 पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल ऑफ सेल के बारे में, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो सेल्स के पार्ट हैं या फिर किस तरीके से ये कस्टमर पे इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। स्टार्टिंग में करूँगी कि जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक कोर्स में किया था, कि हमने एक MVP बनाया था। तो अब आप सोचेंगे कि वो MVP बनाने के लिए आपको क्यों कहा गया, कि वो MVP जो है काम करेगा या फिर नहीं। MVP का मतलब शायद आपको पता हो, नहीं भी पता है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। MVP होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसको आप अपने मार्केट में भेजते हैं या फिर बेचते हैं। तो ये जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, अब आप सोच रहे हैं कि क्यों बनवाया गया आपसे। हम सीधा सीधा ये चीज़ें आइडिया वैलिडेशन से क्लियर कर सकते थे कि आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा या फिर नहीं। पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप अपने फ्रेंड्स को सपोज़ बताते हैं कि भाई देख मैंने एक ये प्रोडक्ट बनाया है, दैट मीन्स फ़ोन का ही हम शुरू से एग्जांपल लेते आ रहे हैं, मैं उसी का एग्जांपल लूँगी इस बार भी, कि भाई देख मैंने एक ये फ़ोन बनाया है, अब बताओ ये फ़ोन ख़रीदना है या फिर नहीं। तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये फ़ोन जब लॉन्च होगा तो मुझे बता दियो, मैं इस फ़ोन को ख़रीद लूँगा। पर आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में हर कोई बोल देता है कि तेरा प्रोडक्ट मैं ख़रीद लूँगा, पर होता क्या है जब बात ख़रीदने की आती है, उसके लिए पैसे पे करने की आती है, तो हर कोई पीछे हट जाता है। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में आता है और आप उसे सेल करते हैं, तभी आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कोई ख़रीद भी रहा है या फिर नहीं। इसीलिए हमने आपसे आपका MVP बनवाया। क्लियर इतनी चीज़ें? देन इसके बाद आ जाती हैं कि आपका जो है
एक मेन लाइन है जो आपको याद रखनी है, सेल इज़ अ बेस्ट फीडबैक। इसका मतलब है कि जब तक आप किसी चीज़ को सेल नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फीडबैक भी नहीं मिलेगा। तो ये लाइन क्लियर याद रखिए, सेल इज़ अ बेस्ट फीडबैक। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप ये पूरा कंसेप्ट इजीली क्लियर कर देंगे। देन सेकेंड कंसेप्ट है ट्रस्ट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो आपका जो है कस्टमर पे ट्रस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स कस्टमर आपकी सर्विस पे, आपके प्रोडक्ट पर जो है ट्रस्ट कर सके। तो अब आप कहेंगे कि हम ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये ट्रस्ट आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी प्लस में प्रोडक्ट के अंदर जो इम्प्लीमेंट आपने दिए हैं या फिर उसके अंदर आपने जो वैल्यू क्रिएट करी है उस वैल्यू को जो है कस्टमर इजीली जो है यूज़ कर सके और उसके बेनिफिट्स ले सके और उन्हें साथ में इसकी नीड्स हो। ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। यहीं पर ही अगर मैं आपको एक बात करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे कहते हैं कि आपने ये फ़ोन जो अभी ख़रीदा है ये जो है 15,000 रुपये का है, इस फ़ोन में ये फीचर्स हैं और ये फ़ोन ना आपका 2 साल चलेगा। तो आपके कस्टमर सोचेंगे कि शायद आप ये सही कह रहे हैं, वो आपसे ये फ़ोन ख़रीद लेंगे। पर हुआ क्या, जो आपने 15,000 रुपये का फ़ोन दिया वो 2-3 महीने के अंदर ख़राब हो गया और साथ में उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस करानी पड़ी अलग जगह से, उनके और 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो गए उसके अंदर। तो इस तरीके से आपके कस्टमर पर ये बैड इफ़ेक्ट पड़ गया कि आपकी सर्विस या फिर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जो उनकी माउथ टेलिंग स्टोरी है वो भी बेकार बनेगी। बिकॉज वो अदर पर्सन को अगर बताते हैं तो वो भी यही बताएंगे कि इस कंपनी का फ़ोन बहुत ख़राब है, इसको मत लेना। तो ये वर्ड ऑफ माउथ भी आपका बेकार हो गया यहाँ से। तो मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर पे ट्रस्ट किस तरीके से करवा रहे हैं। साथ के साथ जब आप अपने कस्टमर को फ़ोन सेल कर देते हैं उसके बाद भी आपको उसका फीडबैक लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर के ऊपर। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये आपका थर्ड कंसेप्ट है प्राइसिंग मेथड। शायद से आपको याद हो कि जब मैंने आपको मार्केटिंग कंसेप्ट बताया था पिछली वीडियो में, तब मैंने आपको प्राइस मेथड काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हमें अपना प्राइस रखना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में क्लियर कर देती हूँ कि जो हमने मार्केटिंग में 4P पढ़े थे वहाँ पर हमने प्राइस की बात की थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम अपने प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को दैट मीन्स अपने फ़ोन को बनाने में कितने रुपए खर्च किए, साथ ही में आपके जो आसपास के लोग हैं या फिर आसपास की कंपनीज़ हैं वो उसको कितने रुपए में कितने रुपए में सेल कर रही हैं, प्लस में जो वो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर उतने रेंज में जितना आपने सोचा है उतने में ख़रीद पा रहे हैं या फिर नहीं ख़रीद पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि ये जो आपका आइडिया है वो काम कर रहा है या फिर नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक फ़ोन बनाया जिसके लिए आपको 10,000 रुपये खर्च हो गए। आपने जो है सोचा कि ये फ़ोन मैं 20,000 रुपये का सेल करूँगी। अब आपने सोच लिया कि 20,000 का सेल करोगे, पर जो आसपास की सर्विसेज सेंटर हैं या फिर और फ़ोन कंपनी है वो सेम उसी फ़ोन को या फिर उसी तरीके के फ़ोन को 15,000 रुपये में बेच रहे हैं और आपके कस्टमर उसे खुशी खुशी ख़रीद ले रहे हैं, पर आपके फ़ोन को नहीं ख़रीद रहे क्योंकि उन्हें महंगा लग रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो उन कस्टमर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट को, हो सकता है अगर आप उसे 14,000 में बेचें तो कस्टमर उस दूसरी सर्विस से जगह आपसे प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा पसंद करें और साथ में उसमें अपनी एक वैल्यू क्रिएट करें ताकि कस्टमर को लगे हाँ भाई इस वैल्यू के हिसाब से हम इसे खरीद सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका प्राइसिंग मेथड का। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। देन सेकेंड बार भी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपका क्या, वैल्यू बेस्ड सेलिंग और एजुकेशन बेस्ड सेलिंग। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं वीडियो नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि वैल्यू बेस्ड सेलिंग क्या होता है और एजुकेशन बेस्ड सेलिंग क्या होता है। जब तक आप अपनी वीडियोज़ को रिवाइज़ करिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक प्राइस चूज़ कीजिए। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेल का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। देन अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि
वैल्यू बेस्ड सेलिंग क्या होती है और एजुकेशन बेस्ड सेलिंग क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इसमें यह है कि मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ कि अगर आप किसी बिज़नेस को अपनी एक सर्विस दे रहे हैं, उसके वजह से एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए का हर साल रेवेन्यू हो रहा है, दैट मीन्स हर साल उसके 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो कंपनी आपको 10 लाख रुपए पे करे तो क्या आप लोगे या फिर नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा आई थिंक। इसके लिए अब मैं बताती हूँ कि आप वो पैसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के कॉम्पिटिटर जो हैं वो इसके लिए कितने पैसे दे रहे हैं या फिर बाकी लोग इसके कितने पैसे ले रहे हैं। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आप अपनी सर्विस उन्हें दे रहे हैं तो अपनी सर्विस या फिर उस सर्विस के वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डिज़र्व जितना करते हैं पैसे, आप वो पैसे ले सकते हैं। यही चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करने वाली थी वैल्यू बेस्ड सेलिंग के अंदर। देन इसके बाद सेकंड आ जाता है एजुकेशन बेस्ड सेलिंग। एजुकेशन बेस्ड सेलिंग से सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपके ग्राहक हैं, आपके कस्टमर हैं, आप उन तक अपने प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, उसकी पूरी जानकारी है, वो किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर अपने प्रोडक्ट की जो ऑल ओवर इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उन सब चीज़ों को अपने कस्टमर तक ईजिली पहुंचा पा रहे हैं, उन्हें समझा पा रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर पर ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा बिल्ड होगा। बिकॉज किसी भी चीज़ को सिर्फ बताने से मतलब नहीं होता। अगर मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ, इतना समझा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस मैंने बोल दिया और ख़त्म। इसका मेन मतलब यह है कि आपको ये वीडियो समझ भी आना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर एजुकेशन बेस्ड सेलिंग से है, आप अपने कस्टमर को अपनी सर्विस के बारे में बता रहे हैं और उन्हें वो चीज़ें समझ भी आनी चाहिए। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसी के साथ ही जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है कंप्लीट होती है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी तो वहाँ पर आपको ये पता चला कि हमारा मार्केटिंग और सेल वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। देन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू डिलीवरी के बारे में कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू क्रिएशन होता क्या है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने प्रोडक्ट में कोई एक डिफरेंट टाइप के वैल्यू को क्रिएट करना ही वैल्यू क्रिएशन होता है। अब आप कहेंगे कि एडवांस कोर्स में है ये वैल्यू क्रिएशन, तो बिल्कुल नहीं। जो आपका वैल्यू क्रिएशन है ये आपसे हम पहले ही करवा चुके हैं। दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट हमने बेसिक कोर्स में करवाई थी, जहाँ पर हमने आपसे MVP बनवाया था। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ वैल्यू क्रिएशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 3 फ़ोन हैं। पहला फ़ोन जो कि 10,000 रुपये का है, जिसमें जो कि एक कीपैड फ़ोन है। सेकेंड, एक दूसरा फ़ोन है, वो भी 10,000 रुपये का है, पर वो स्मार्टफोन है एक, पर उसकी रैम वगैरह बहुत कम है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हैंग होता है, उसमें वर्क ईजिली नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकता। देन आपके पास एक थर्ड फ़ोन है, वो भी 10,000 रुपये का है, पर उसमें जो है वर्क करना इतना इजी है और साथ में वो बहुत ज़्यादा, मतलब कितना भी आप टिपिकल काम करोगे वो इजीली वर्क करेगा। और साथ में जो उसका कैमरा है ना, बहुत ही अच्छा है, उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से फ़ोन को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे कि मैं थर्ड वाले फ़ोन को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करूँगी या फिर करूँगा। क्यों? बिकॉज उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आया है कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा कैमरा है, जो कि फर्स्ट फ़ोन में नहीं है। फर्स्ट फ़ोन कीपैड फ़ोन है, सेकंड फ़ोन में भी नहीं है और थर्ड फ़ोन में है। अब आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं आपको मेनली ये बताना चाहती थी कि जो थर्ड फ़ोन है उसके अंदर एक डिफरेंट टाइप की वैल्यू क्रिएट हुई, जिसको हम कहते हैं वैल्यू क्रिएशन। क्लियर? देन अब आ जाते हैं अपने उसी कॉन्सेप्ट पर, व्हाट इज़ वैल्यू डिलीवरी, कि वैल्यू डिलीवरी होता क्या है। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। इसमें आपके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। पहला, ऑर्डर प्रोसेस करना। सेकंड, जो आपका सामान है उसको डिलीवर करना। थर्ड, अगर आपके सामान में, आपके प्रोडक्ट सर्विस में कोई ख़राबी है
तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करना। फोर्थ, अगर आपकी जो सर्विस है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपके कस्टमर को नहीं पसंद आ रहा, तो उसके लिए या तो आप पैसे वापस लें या फिर अपने प्रोडक्ट की जो है अपनी तरफ से ही रिपेयरिंग ऑल ओवर पूरा प्रोडक्ट करके दें या फिर अपने प्रोडक्ट को वापस ले लें। तो ये सारे हमारे चीज़ हुए किसके, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी के। तो आई होप आपको ये वैल्यू डिलीवरी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वैल्यू स्ट्रीम होता है क्या है। तो जब तक आप अपने वैल्यू डिलीवरी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में। थैंक यू सो मच। कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी इज़ कॉल्ड वैल्यू स्ट्रीम। मतलब जो वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू डिलीवरी दोनों को मिलाकर जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्या, वैल्यू स्ट्रीम कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक अपना वैल्यू स्ट्रीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैल्यू स्ट्रीम जितना छोटा होगा उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा जो है प्रोसेस बता देती हूँ कि वैल्यू स्ट्रीम का क्या क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट, रॉ मटेरियल को डिलीवर करना कंपनी में, दैट मीन्स जहाँ पर आप उसे बनाओगे रॉ मटेरियल डिलीवर करना। देन सेकेंड है मटेरियल को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना देना। थर्ड, उसकी पैकेजिंग करना। उसके बाद आ जाता है उसको स्टोर करके रखना, दैट मीन्स जब उसकी पैकिंग पूरी हो जाती है तो हम उसे इकट्ठा करके रख देते हैं स्टॉक को। उसके बाद जब किसी कस्टमर की डिमांड आती है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट में लोड कर देते हैं। उसके बाद उस पार्सल को हम क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। देन जो फीडबैक वगैरह है वो सब भी ऑल ओवर सब इसी में आ जाता है। ये है हमारा वैल्यू स्ट्रीम का ऑल ओवर प्रोसेस। जैसा वैल्यू स्ट्रीम का प्रोसेस मैंने आपको बताया, सेम वैसा ही वैल्यू स्ट्रीम आपको भी अपने प्रोडक्ट का बनाना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बना, दैट मीन्स वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट एंड वैल्यू डिलीवरी वाला पार्ट कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर तक वो चीज़ें पहुंचाओगे। और इन दोनों को कंबाइन करके आपका रेडी हो जाएगा वैल्यू स्ट्रीम। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन इफेक्ट के बारे में। जब तक आप अपना वैल्यू स्ट्रीम रेडी कीजिए और कंसेप्ट क्लियर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वैल्यू स्ट्रीम के बारे में पढ़ा, तो शायद आपका वैल्यू स्ट्रीम अब तक रेडी हो चुका होगा। अगर आपका वैल्यू स्ट्रीम रेडी हो गया है तो अब इस कंसेप्ट पे आते हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो है एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। इससे पहले मैं आपको एक्सपेक्टेशन इफेक्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ। क्वालिटी इक्वल टू परफॉर्मेंस माइनस एक्सपेक्टेशन इज़ नोन एज एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। मतलब जो आपकी क्वालिटी है वो इक्वल होती है परफॉर्मेंस माइनस एक्सपेक्टेशन के, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। क्लियर? और जो हमारा ये है, मैं इसको आपको एक एक्टिविटी या फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है, मान लो आपके पास एक फ़ोन है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल बेस्ट है। आपने एक्सपेक्ट किया कि ये जो मेरा फ़ोन है ये 10,000 रुपये का ईज़िली सेल हो जाएगा। आपको ये एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोडक्ट को लेकर। पर हुआ क्या, जब आपने इस प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो जो आपके कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा और यूज़ करा तो उन्हें लगा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर को परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट की क्वालिटी निकल कर आई वो क्या होगी, बेस्ट क्वालिटी है। दैट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत अच्छे से चलेगा, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। पर अगर मैं वही बात करूं, आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है और ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा कस्टमर पे, पर क्या हुआ, जब आपके कस्टमर ने इसको यूज़ करा तो उन्हें लगा ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो हमसे प्रॉमिस किए गए थे, जो हमें बताई गई थी, नॉलेज दी गई थी, दैट मीन्स जो एजुकेशन बेस्ड सेलिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब वो चीज़ें सब कुछ झूठ थी। दैट मीन्स आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, यहाँ पर परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी नहीं है जितना आपने एक्सपेक्ट किया। तो जो आपकी क्वालिटी है वो कैसी चली गई, डाउन चली गई। इसका मतलब जो आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या तो आपको वो चेंजेस करने पड़ेंगे
अदरवाइज़ आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्वालिटी क्या है। और एक्सपेक्टेशन इफ़ेक्ट आपके कस्टमर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, तो आपको एक्सपेक्टेशन इफ़ेक्ट को अपने माइंड में रखना होगा, उसके बाद ही आपको अपने प्रोडक्ट को आगे सेल करना होगा। आई होप आपको एक्सपेक्टेशन इफ़ेक्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग प्रोडक्टेबिलिटी रेपुटेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा एक्सपेक्टेशन इफ़ेक्ट के बारे में। आपको वो समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ आया है तो आप उसको दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। देन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग प्रोडक्टेबिलिटी रेपुटेशन होता क्या है। मेनली प्रोडक्टेबिलिटी का मतलब होता है एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो आप अपने कस्टमर पे डालते हैं। रेपुटेशन एक तरीके से वैल्यू या फिर ट्रस्ट होता है। तो जो किसी भी आप अपने कस्टमर पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट या फिर ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको लर्न रखने हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सेम प्रोडक्ट आपको हर बार अपने कस्टमर को देना है। दैट मीन्स उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, वो हर बार सेम होना चाहिए, सेम तरीके से वो बना हुआ होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऑल ओवर सारा प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो उसमें आपने वैल्यू क्रिएट करी है ना, वो लॉन्ग टाइम तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू तो लॉन्ग टाइम तक है पर कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू शॉर्ट टाइम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को बिना किसी एरर के पहुंचा रहे हैं। दैट मीन्स विदाउट एनी एरर। क्लियर? ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपने कस्टमर तक पहुंचाने हैं। इसके थ्रू आप उन पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को शॉर्ट में एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो वो इस तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक बुक बनाई। वो बुक कैसी है, उसमें जो है सेम क्वालिटी के पेजेस मैंने डाले हैं। तो जो सेम क्वालिटी के पेजेस हैं वो आ गया हमारा यूनिफॉर्मिटी। देन मैंने उसमें ये क्वालिटी ऐड करी है, वैल्यू जो है मेरी ये है कि जो बुक के पेजेस हैं ना, वो कई सालों तक ख़राब नहीं होंगे, सेम के सेम रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही। कई बार होता है कलर फेड हो जाता है, पेजेस येलो दिखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसकी वैल्यू करीब ये है कि वो बहुत सालों तक वैसा रहेगा। तो ये उसकी एक वैल्यू हो गई जो मैं लॉन्ग टाइम प्रोवाइड कर रही हूँ। देन रिलायबिलिटी, कि उस बुक में कोई एरर ना हो, ऐसा ना हो कोई पेज बीच में रफ है या फिर किसी पेज की क्वालिटी बीच में ख़राब चली गई, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस प्रोडक्ट में कोई एरर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाएं तो इससे हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे स्केलिंग के बारे में। दैट मीन्स स्केलिंग अ बिजनेस, कि वो होता क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा बिल्डिंग प्रोडक्टेबिलिटी रेपुटेशन के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलिंग ऑफ अ बिजनेस के बारे में कि ये होता क्या है। यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है डुप्लीकेशन, सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन, थर्ड है स्केलिंग। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आपने बीकानेर तो देखा होगा, हर किसी ने, हर किसी के एरिया में है। तो बीकानेर क्या अलग दिखते हैं? नहीं, हर जगह बिल्कुल सेम लुकअप होता है, सेम तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, ऑल ओवर सारी चीज़ें सेम होती है। तो हर जगह पर सेम है ना, तो उसे कहेंगे डुप्लीकेशन। दैट मीन्स एक जैसी चीज़ प्रोवाइड होना। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपने देखा है बीकानेर जगह जगह पर है, बहुत सारी जगह पर है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, कि जैसी चीज़ है वैसे ही सब जगह है। डुप्लीकेशन मतलब एक जैसा, डुप्लीकेशन मतलब जैसी एक जगह है ना वैसे ही बहुत सारी जगह पर होना, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। थर्ड है स्केलिंग, जो प्रोसेस होता है ना जिसके थ्रू हम डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं स्केलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बिजनेस का एक स्केलिंग हो सकता है कि आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसका डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप जो है इसका एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आपका बिजनेस किस तरीके से स्केलिंग हो सकता है।
तो अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करिए कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस का स्केलिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। जब तक आप अपना ये रेडी करिए। टेक केयर, बाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि मार्केटिंग, कि हम बनाए हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे, साथ में हम उस प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करेंगे, या फिर हम अपने बिजनेस का वैल्यू स्ट्रीम कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, और साथ में हम किस तरीके से अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से उनके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट ला सकते हैं, और हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए। देन आज हम इस कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि है फाइनेंस। हर एक बिजनेस का फाइनेंस कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर किसी बिजनेस की फाइनेंस से रिलेटेड हम इसमें बात ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितने फालतू खर्चे हो रहे हैं, या फिर कितना हमारे पास आ रहा है, या फिर कितना हमें सालाना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं फाइनेंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो। सबसे फर्स्टली मैं बात करूंगी फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस होता है फ्लो ऑफ मनी, दैट मीन्स जो पैसे का लेना देना है वो आपका इसी से पता चलता है। जो आपका फाइनेंस है उसी का ही एक कंसेप्ट है 4 डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर 4 डिफरेंट कंसेप्ट हैं जो कि मार्केटिंग के हैं। पहला है प्रॉफिट मार्जिन, सेकेंड है वैल्यू कैप्चर, थर्ड है सेल्फ सफिशिएंसी, फोर्थ है रेवेन्यू इंक्रीज। अब इन सारे पॉइंट को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब यहाँ पर ये है किसी भी बिजनेस का एक प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई बिजनेस जो है सालाना 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, क्लियर, पर वो अपने बिजनेस पे 1 करोड़ 1,000 रुपए लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना वो खर्च कर रहा है उससे कम वो सालाना इनकम ले रहा है, या फिर उतना प्रॉफिट उतना जो है कमा रहा है। पर क्या हुआ, एक ना एक दिन वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि उसने जितना खर्च किया उससे कम ही उसे वापस मिल रहा है। हर एक बिजनेस का प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो उस बिजनेस का कभी ना कभी बंद हो जाना बिल्कुल कंफर्म है। तो हर एक बिजनेस में प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, और यही है प्रॉफिट मार्जिन, कि जो एक दायरा है उससे ज़्यादा हमें कमाना है। देन सेकेंड है वैल्यू कैप्चर। वैल्यू कैप्चर की बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि अगर कोई बिजनेस को हम सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसकी वजह से उसको 1 करोड़ रुपए सालाना जो है रेवेन्यू हो रहा है, तो हम उससे एक करोड़ या फिर 10,000 रुपये ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि हमें ये नहीं देखना है कि बाकी लोग कितना पे कर रहे हैं या फिर बाकी लोग कितना ले रहे हैं। हम जितनी वैल्यू अपने सर्विस के अकॉर्डिंग वहाँ पर दे रहे हैं, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम अपने पैसे ले सकते हैं कि भाई मेरा जो है इतनी सर्विस में यहाँ पर दे रही हूँ तो इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। तो यही है हमारा मेनली वैल्यू कैप्चर। सेकेंड है कि सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं आत्मनिर्भरता, जिसका मतलब है आप खुद के बलबूते पे कुछ न्यू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि एक गांव में एक सीईओ गया, जिसने देखा कि एक मछुआरा नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। तो उसने देखा कि जो वो मछली पकड़ रहा था वो डेली जाकर उन मछलियों को बेचता है। तो उस सीईओ ने देखा तो उसने कहा कि भाई क्यों ना आप ऐसा करो कि 2-4 लोगों को और रख लो, जिससे क्या होगा, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे तो ज़्यादा बेच पाओगे तो क्या होगा, आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो मछुआरे ने कहा कि तो उससे क्या होगा फिर। तो उसने कहा ऐसे ऐसे आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आपकी जो है सालाना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, और हर एक बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसका मतलब मेनली ये था कि हम उस मछुआरे को जब वो खुद अकेले मतलब थोड़ी सी मछली पकड़ के बेच देता था, अगर उसकी एक टीम होगी और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ऑल ओवर सारा जो है आत्मनिर्भरता से बना हुआ है ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसका नाम है सेल्फ सफिशिएंसी।
नेक्स्ट है रेवेन्यू इंक्रीज। रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू का मतलब पहले समझ लो। रेवेन्यू या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। रेवेन्यू का अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि ये चीनी, आटा, दाल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका जो रेट है कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये रेवेन्यू के ही कंसेप्ट है। जब रेट घट जाता है तो रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है, और जब रेट बढ़ जाते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रेवेन्यू इंक्रीज की। रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वालिटी, ये है इसका फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर प्राइस ज़्यादा हो साथ में क्वालिटी भी ज़्यादा हो तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर प्राइस कम है और क्वालिटी भी कम है, खराब है, तो रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हैं? देन रेवेन्यू इंक्रीज के फोर्थ कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम अपने रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कि अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे, आप उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपकी ज़्यादा सर्विसेज जो है सेल होंगी या फिर आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। सेकेंड, कि अपने कस्टमर को कोशिश करो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट देने की। जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा कस्टमर आपकी शॉप पे बार बार आएंगे, बार बार उसे खरीदेंगे, और उन्हें जो है ये चीज़ें भी बाकी लोगों को भी बताएंगे, जिससे और ज़्यादा लोगों को आप ये बेच पाएंगे। थर्ड है ग्राहकों की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना। फ्रिक्वेंसी मतलब ये है कि सपोज एक कस्टमर आपके पास महीने में सिर्फ एक बार ही राशन खरीदने आ रहा है, तो ऐसा करिए कि वो मंथ में 3 से 4 बार आपके पास सामान खरीदने आए। तो ये होता है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करना। फोर्थ है उसके बाद जो आपके प्राइस हैं वो बढ़ा देना। तो इस तरीके से आप अपना रेवेन्यू जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे चीज़ों में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारा टेबल है, फाइनेंस टेबल अपने बिजनेस का, वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन कंसेप्ट को क्लियर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखा जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका फाइनेंस है वो होता क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस का फाइनेंस टेबल बना सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें मैंने एक डेट के अकॉर्डिंग बनाया है। आपको ऐसे ही हर मंथ का अपना टेबल बना के चलना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ इनमें ये है क्या क्या शॉर्ट टर्म्स। सबसे पहला आपको देखना होगा कि आपके पास कितने रुपए हैं, जिसको मैंने लिखा हुआ है एसी चेकिंग, मतलब कि अकाउंट चेक करना है उसमें कितने रुपए हैं। सपोज यहाँ पर हैं 12,500 रुपये आपके अकाउंट में ऑलरेडी हैं। देन उसके बाद है ए आर है यहाँ पर कि आपको कितने रुपए रिसीव करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल, मतलब आपने कुछ लोगों को पैसे दिए हुए हैं तो कितने पैसे आपके आने वाले हैं। अगर आपने किसी को उधार ही नहीं दिया या फिर कोई आपका वापस नहीं लौटाएगा तो आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। क्लियर? देन उसके बाद है बैलेंस। जब आप एसी को, दैट मीन्स जो आपके अकाउंट बैलेंस है और साथ में रिसीवेबल बैलेंस है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है मेन बैलेंस। क्लियर? उसके बाद है एपी है अकाउंट्स पेबल, जो कि आपको पे करना है किसी का। तो सपोज आपने 21,500 में से 20,000 रुपए किसी को पे कर दिए, आपके पास बचे 1,500। आफ्टर पे करने के बाद जो आपका बैलेंस है वो कितना हो गया? 1,500। देन सपोज आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है, तो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो कितने का है? 50,000 रुपये का सपोज आपने लोन ले लिया। तो लोन लेने के बाद आपका बैलेंस कितना हो गया? देखो आपके पास पैसे बचे थे 1,500, जिसमें से आपने क्या करा? 50,000 का लोन ले लिया। तो लोन में अगर हम 1,500 को कट कर दें, हमने कट क्यों करा? क्योंकि ये तो हमारे पैसे हैं ना, और लोन तो हमें चुकाना है। तो जब हम लोन चुकाने के लिए हमने 1,500 रुपये दे दिए, तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया? लोन देने के बाद बच गया 48,500, मतलब कि 48,500 रुपये हमारे बच गए लोन देने के बाद। अब वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस होता क्या है? वर्क इन प्रोसेस का मतलब यहाँ पर मेनली ये है कि जो आपका बिजनेस है उसका, अगर कोई आपका बिजनेस एक प्रोडक्ट बना रहा है, क्लियर, अगर आपका बिजनेस कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है तो आप एक अनुमान के हिसाब से बता सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस रेट पे आप उसे बेचोगे या फिर उसकी क्या कीमत आप रखोगे, एक अनुमान के हिसाब से।
क्लियर। तो वर्क प्रोसेस यही है, सपोज आपने कोई 10 प्रोडक्ट बना दिए, 10 पेन बना दिए, तो उनका रेंज आप सपोज आपने उसे बनाने में 5 रुपये खर्च करें, तो आप सोच रहे हो कि मैं उसे 10 रुपये का बेच दूँ। तो अगर आप उसे 10 रुपये का बेचोगे, एक पेन 10 रुपये का है, तो 10 पेन कितने के हो गए, 100 रुपये के हो गए। तो वैसे ही आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि मैं इतना करूँ, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा एक हमने बनाया हुआ है चार्ट कि हाँ ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं, पर आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि आपको घाटा ना हो, क्लियर। तो ये वर्क इन प्रोसेस, सपोज आपके इतने रुपए आएंगे, 3,500 रुपये। देन इनवॉलेंट्री होता है आपका, इन्वेंट्री है यहाँ पर कि जो आपका रॉ मटेरियल आपने खरीदा या फिर जो आपने अपना प्रोडक्ट बनाया उसमें जितना भी खर्चा हुआ। सपोज आप गिफ्ट गैलरी शॉप खोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि पेपर हो गया, कलर पेपर हो गया, कलर्स हो गए, और जो आपकी ग्लू होती है, और भी बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी के सामान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपने जितना खर्च किया, और साथ में जब आपने उसका एक प्रोडक्ट बना दिया, तो आपको कितने रुपए खर्च हुए ऑल ओवर मिला के, तो वो हो गया आपका क्या, इन्वेंट्री, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस में आपको क्या करना है कि जो आपका बैलेंस है लोन देने के बाद जो बच गया वो, और वर्क प्रोसेस में जितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो, और इन्वेंट्री में जितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो, इन तीनों को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस। और यही है हमारी अकाउंट टेबल। अगर आपका कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कंसेप्ट इससे क्लियर नहीं होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगा, जो कि एक मेरा पर्सनल जो है मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। उसमें 1 बाय 1 प्रोडक्ट की चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको वहाँ से क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देन आप अपने इस टेबल को कंप्लीट कीजिए, अपने बिजनेस का एक फाइनेंस टेबल बनाइए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा लोन और जो है डेट फंड के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे शेयर्स और इक्विटी फंड के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं शेयर्स होते क्या हैं। शेयर का मतलब मेनली कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तरीके का जो है प्रोडक्ट होता है जिसे हम शेयर कर देते हैं, पर एक्चुअल में शेयर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, क्लियर, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बट जो शेयर होते हैं, शेयर का मतलब एक्चुअली क्या होता है, हिस्सेदारी। अगर आप शेयर का मतलब हिस्सेदारी याद रख लेते हैं तो आप ये पूरा ऑल ओवर कॉन्सेप्ट इजीली कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कुछ पैसे देकर किसी कंपनी के जो कुछ पार्ट के मालिक बन जाते हैं, क्लियर, और जब कोई कंपनी कुछ मुनाफा कमाती है, मतलब प्रॉफिट कमाती है, तो मालिक को भी मुनाफा होता है। इसको मैं एक अगर सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँ तो शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, और आप कुछ पैसे देकर, क्या, कुछ पैसे देकर किसी कंपनी के कुछ पार्ट के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। और जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो मालिक को भी प्रॉफिट होता है, और यही होता है मेनली शेयर, क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि शेयर वर्ड आया कहाँ से। जो आपके शेयर है इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो, पहले टाइम में क्या हुआ करता था, जो व्यापारी लोग थे वो मसाले का व्यापार करते थे, और एक देश से दूसरे देश किसके थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू मसाले पहुँचाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो राजा थे या फिर बड़े जो लोग थे जिनके पास ज़्यादा पैसे वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा कि क्यों ना आप लोग और पानी के जहाज़ खरीद लें, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा मसाले और ज़्यादा सामान एक देश से दूसरे देश जा पाएगा, और जो आपका व्यापार है वो बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स आपका बिजनेस जो है बड़ा हो जाएगा। तो जो पानी के जहाज़ वाले व्यापारी थे उन्होंने सोचा हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो क्यों ना हम उन राजाओं से ही पैसे ले लें। तो वो नेक्स्ट डे जब उन राजाओं के पास गए, तो और जो मतलब उद्योग जो होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, उन लोगों के पास गए और उनसे कहा कि क्यों ना आप हमें कुछ पैसे दे दें, जिससे हम जहाज़ खरीद लेंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, हमारा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। और जो आप हमारे बिज़नेस में ये पैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं,
पैसे दे रहे हैं उससे हम आपको भी अपना जो व्यापार है उसका कुछ पार्ट दे देंगे। क्लियर? ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं यही है जो मैंने आपको बताया। मेनली उन्होंने क्या करा, राजाओं से कुछ पैसे लिए और अपना जो बिजनेस है उसका कुछ पार्ट दे दिया, मतलब उन्हें जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट वो उन राजाओं को दे देंगे। और यहीं से हमारा जो है शेयर स्टार्ट हुआ। और शेयर एक्चुअल में और कुछ नहीं, एक पेपर होता है, सर्टिफिकेट होता है, जिस पे जो भी हमारे कंपनी में का हिस्सेदार बनना चाहे, ठीक है, कुछ पैसे देकर, उसके साइन प्लस हमारे साइन और बहुत सारी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर? अब मैंने आपको ये शेयर क्यों बताया, बिकॉज शेयर तो हमारे कंसेप्ट में था नहीं, हमें पढ़ना था इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेनली यही होता है कि जब आप अपनी कंपनी के स्टॉक को या फिर अपने शेयर्स करते हैं किसी अदर पर्सन को, ठीक है, जब आप शेयर करते हैं और आपकी कंपनी क्या करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट गेन करती है। क्लियर? जब आप किसी को अपनी कंपनी का एक हिस्सा बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिसको आप अपनी कंपनी का हिस्सा बनाएंगे वो आपको कुछ पे करेगा, पैसे देगा, और इसी को ही हम कहते हैं क्या, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए हैं, बिजनेस के लिए हैं। क्लियर? जो अपने स्टॉक का कुछ पार्ट शेयर करते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है गेन कर लेते हैं। क्लियर? यही है इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर इक्विटी शेयर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो क्राउड फंडिंग और ग्रांट्स होते क्या हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा अकाउंटिंग टूल के बारे में, जिससे कि आपका एक अकाउंटिंग टूल रेडी हो चुका होगा कि आपके बिजनेस में कितने खर्चे हैं या फिर आप कितना अर्न कर रहे हैं या फिर आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें लोन के थ्रू हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। देन उसके बाद है डेट फंड, थर्ड है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है क्राउड फंडिंग और फिफ्थ है ग्रांट। इन सब के थ्रू जो है हम अपने बिजनेस के लिए पैसे जो है इकट्ठा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मैं आपको एक सेपरेट अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो के अंदर हम ओनली लोन और डेट फंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। व्हाट इज़ लोन? लोन होता है एक तरीके से कर्ज। अब आप इसका मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि कर्ज का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं या फिर हम किसी से पैसे लेते हैं तो उसके साथ कुछ पैसे और ऐड करके हमें वापस करने होते हैं, और जो पैसे हमने ऐड करे हैं उसे हम कहते हैं ब्याज और इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। क्लियर? ये पैसे हम या तो बैंक से ले सकते हैं या फिर बिजनेस कंपनी से या फिर रिलेटिव्स वगैरह से हम ये पैसे ले सकते हैं, पर हमें ये कुछ लिमिटेड टाइम के बाद इनमें कुछ और इंटरेस्ट देके वापस करने होते हैं। इनको कई बार हम डेट फंड भी कह देते हैं, पर डेट फंड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जान लेते हैं डेट फंड होता क्या है। डेट का मतलब होता है उधार, और डेट फंड वे फंड होते हैं जो उधार देते हैं। अब ये किन्हें उधार देते हैं? ये उधार देते हैं गवर्नमेंट को, बिजनेस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब बचत खर्च से जो खर्च है वो बढ़ जाए, दैट मीन्स जो बचत पैसे हैं, बचत आय है गवर्नमेंट के पास, अगर खर्च उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स इशू करती है, जिसके थ्रू वो पैसे लोन उधार लेती है। उधार किससे लेती है? डेट फंड से। और ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं 1 साल या फिर उससे कम के लिए होते हैं, और बॉन्ड्स जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। 1 साल से ज़्यादा के लिए बॉन्ड्स होते हैं और 1 साल से कम के लिए ट्रेजरी बिल्स। इनका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल अगर उसने इशू करा, अगर 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जितने पैसे लिए हैं वो वापस कर दिए तो उन्हें उसका कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। पर अगर वही बात करें 1 साल से ऊपर हो जाए तो उन्हें जो पैसे लिए हैं वो और प्लस में जो इंटरेस्ट है वो भी वापस करना होता है। और ऐसे ही बिजनेस कॉर्पोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर जो है इशू करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिपॉजिट लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं और कमर्शियल पेपर शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। और
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सर्टिफिकेट और प्रॉस्पर्टल बॉन्ड्स जो है इशू करती है, जिसके थ्रू वो पैसे लेती है उधार। ये हो गया हमारा लोन और डेट फंड में डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है क्या है और शेयर्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ये कंसेप्ट क्लियर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में, आई होप आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउड फंडिंग और ग्रांट्स होते क्या हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्राउड फंडिंग होती क्या है। क्राउड का मतलब होता है भीड़ और फंडिंग मतलब होता है एक तरीके से पैसे लेना। क्राउड फंडिंग मेनली ये होता है कि जब आप बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या फिर कैपिटल आप कह सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से लेते हैं। और वो भी कैसे लेते हैं? ऑनलाइन लेते हैं और इसी को ही हम कह देते हैं क्राउड फंडिंग। क्लियर? स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या कैपिटल जो आप लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, और कैसे लेते हैं? ऑनलाइन लेते हैं, इसे हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्राउड फंडिंग होता क्या है। इसमें जैसे कि मान लो आपको कोई अपना एक बिजनेस शुरू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी सारी डिटेल ऑनलाइन डालनी पड़ेगी। कुछ वेबसाइट भी है जैसे कि मिलाप हो गया, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन जो है क्राउड फंडिंग होती है। मतलब जब आप अपनी सारी डिटेल डाल देंगे तो जो भी लोग उसे देखेंगे ना, तो वो आपके लिए क्या करेंगे? पैसे देंगे, फंडिंग करेंगे। ठीक है, जब वो आपके लिए पैसे देते हैं ऑनलाइन, और छोटे छोटे अमाउंट ऑफ मनी बहुत सारे लोग देते हैं, और इस तरीके से आपके पास एक इकट्ठा फंड निकल के आता है जिसे हम कहते हैं क्राउड फंड। और ये फंड लास्ट में जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और जो वो लोग हैं जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं बिजनेस के लिए, वो उन लोगों को आपको कुछ मनी, दैट मीन्स कुछ इंटरेस्ट जोड़कर वापस देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। देन उसके बाद है ग्रांट एक तरीके से गिफ्ट होता है, मतलब ये पैसे आपको वापस नहीं देने पड़ते। जो ग्रांट फंडिंग है वो क्या होती है? नॉन रिपेबल फंड होता है, इसे वापस नहीं देना पड़ता। ये जो फंड है एक तरीके से हम किन से लेते हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या फिर कॉर्पोरेशन फंडिंग ट्रस्ट वगैरह से हम इसे लेते हैं। देखो, मान लीजिए अब आप कहेंगे ऐसा फंड हमें कौन देता है? ऐसा फंड हमें देते हैं, मान लीजिए आपके अंदर स्किल्स है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कॉलरशिप या फिर कुछ पैसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक स्कीम थी, है ना, कि इसमें पैसे वगैरह मिलते थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो थे ना, ये ही है आपका ग्रांट, एक तरीके से गिफ्ट जो आपको वापस नहीं करना पड़ता। आई होप आपको ग्रांट फंडिंग समझ आ गई होगी। दोनों ही क्राउड फंडिंग और ग्रांट फंडिंग बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट वाले हमारा ये जो बिजनेस के लिए पैसे रेज करने वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस की एक टीम बना सकते हैं। तो जब तक आप कंसेप्ट क्लियर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपने जैसा कि पिछले वीडियोस देखे, हमारे ऑल ओवर सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं बिजनेस के। देन हमारा ये सबसे लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें हम बात करते हैं कि टीम क्या होती है, या फिर हम किस तरीके से अपने बिजनेस में किसी भी टीम को ऐड कर सकते हैं या फिर टीम बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्टली मैं बात करूँगी टीम होता क्या है। टीम होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं टीम। और हर एक मेंबर के पास अलग अलग स्किल्स और एबिलिटी होती हैं जिनको मिलाकर हम एक टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कंपोनेंट ऑफ टीम क्या होते हैं। मतलब कि अगर आप किसी मेंबर को अपनी टीम में ऐड कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर देखेंगे। सबसे फर्स्ट है बिजनेस गोल। जिस पर्सन को आप अपनी कंपनी में या फिर अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं अपनी टीम में, वो आपके बिजनेस गोल को पूरा करने में आपकी मदद करे। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। ये है कि सबके अंदर अलग अलग स्किल्स हो। दैट मीन्स एक पर्सन में अगर एक से ज़्यादा स्किल भी हो तो बहुत अच्छी बात है ये। थर्ड है कॉम्पैक्टिबिलिटी।
जो कॉम्पैटिबिलिटी है उसका मतलब है घुलने मिलने की जो क्षमता होती है। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट स्टेज, जिसको आप अपनी टीम में ऐड कर रहे हैं वो आपकी करंट स्टेज को समझे। देन फिफ्थ है सिलेक्शन प्रोसीजर, कि आप किस तरीके से किस प्रोसीजर के थ्रू से सेलेक्ट करेंगे। देन सिक्स्थ है हायरिंग, जब कोई टीम में आपके में जो ऐड होने के लिए जो पर्सन है, एम्प्लॉय है, अगर वो ये सारी स्टेज को क्लियर कर देता है तो आप उसे हायर कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं पॉइंट टू पॉइंट डिक्लेयर करती हूँ कि होते क्या हैं। सबसे पहला है बिजनेस गोल, मतलब कि जिसको भी आप अपनी टीम में ऐड कर रहे हैं वो आपकी कंपनी का या फिर आपके बिजनेस का जो गोल है उसको पूरा करने में हेल्प करे। ऐसा ना हो कि वो उस गोल को पूरा करने में हेल्प ही नहीं कर रहा है, या फिर स्टार्टिंग में उसने कह दिया कि हाँ मैं आपके गोल को पूरा करने में आपकी हेल्प करूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपको उससे कुछ जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। और सेकंड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल का मतलब ये है कि एक इंसान के अंदर एक से ज़्यादा स्किल प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका एक कोचिंग सेंटर है, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि जो आपने एक टीचर अभी ढूंढा है उसमें टीचिंग के साथ साथ एक अदर स्किल भी हो, ताकि आपको, जैसे मान लो उस टीचर में टीचिंग के साथ साथ एक ड्राइंग की स्किल है, तो आपको ड्राइंग के लिए अलग से टीचर नहीं हायर करना पड़ेगा। अभी आपका बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप इतने ज़्यादा पे भी नहीं कर सकते पैसे, तो आप स्टार्टिंग में कोशिश करिए कि उन लोगों को अपनी टीम में ऐड करें जिनके पास एक से ज़्यादा स्किल्स हो। देन फोर्थ है कि थर्ड है कॉम्पैक्टिबिलिटी। कॉम्पैक्टिबिलिटी का मतलब होता है घुलने मिलने की जो टेंडेंसी है, जो क्षमता है। दैट मीन्स अगर आपकी टीम में हर एक मेंबर में घुलने मिलने की शक्ति होगी तो ईजिली सारे वर्क कंप्लीट होंगे। क्योंकि देखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपस में शेयर कर सकेंगे, अगर उनमें ये वाली जो है कॉम्पैटिबिलिटी है तो। देन उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट स्टेज, जिसको भी आप अपनी टीम में ऐड कर रहे हैं वो आपकी करंट स्टेज को समझे। दैट मीन्स वो ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, वो कहीं ऐसे ना कहे कि भाई मार्केट में तो ये रेट चल रहा है, आप इतनी क्यों नहीं दे रहे सैलरी, या फिर मैं सिर्फ इतने ही घंटे काम करूँगा, बाकी जगह पर इतने में इतना ही काम करते हैं। तो वो पर्सन डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कोई क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सपोज उसने कहा कि मेरे को 10,000 सैलरी चाहिए, बाहर सेम रेट चल रही है, अगर आप उसे 9 देकर कैसे भी मना लेते हो कि भाई देख तेरे में सारी स्किल्स हैं, मैं तेरे को 10 की जगह 9 ही दे पाऊंगा, मेरा बिजनेस अभी स्टार्टिंग में है, तो हो सकता है कि कुछ मंथ बाद उसे इससे ज़्यादा सैलरी कहीं और मिल जाए, तो आपकी जॉब को छोड़कर वो कहीं और चला जाएगा। तो ये जो है बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर, इनका इन सब पर। देन फिफ्थ है सिलेक्शन प्रोसीजर। आप किस तरीके से उसे सेलेक्ट करेंगे, या तो आप उसका इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर उससे इंटरव्यू के टाइम पर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि क्या सच है क्या झूठ। देन आप उसका एक डेमो ले सकते हैं चाहें तो, कि भाई तेरे को ये आता है या फिर नहीं आता है। सिक्स्थ है हायरिंग। अगर ये सारे स्टेजेस को वो क्वालिफाइड कर देता है देन उसके बाद आप उसे कंपनी में हायर कर लेते हैं, अपनी कंपनी में या फिर अपने बिजनेस टीम में ऐड कर लेते हैं। और यही है मेनली कंपोनेंट ऑफ टीम। ये सारी चीज़ें आपको अपने टीम मेंबर के अंदर देखनी चाहिए। तो इसके साथ आपका एक होमवर्क है कि आपको अपना जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रेडी करना है, कि आपका जो बिजनेस आइडिया है आप उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई आपके टीम में ऐड होना चाहता है तो आप उसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर आप किस तरीके से उसका इंटरव्यू लेंगे, डेमो लेंगे। तो आपको ये 3 से 5 क्वेश्चंस एक रेडी करने हैं एक पेज पर, और ये जो है आपका होमवर्क है, माई सिलेक्शन प्रोसीजर इसकी हेडिंग होगी। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें कि आपका एक सिलेक्शन प्रोसीजर रेडी होना चाहिए था, आई थिंक आपका वो रेडी हो गया होगा। देन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने टीम मेंबर को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं। इसका जो है फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ क्लियर स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स आपको एक क्लियर गोल रेडी करना होगा, और क्लियर क्यों करना होगा, ताकि आप अपने टीम मेंबर को बता पाएँ कि मेरे को अपनी कंपनी का जो है, दैट मीन्स सपोज उसको 1 साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट लेना है कंपनी को, तो ये गोल हो गया।
क्लियर। और वो जो गोल है ना वो बिल्कुल जो है क्लियर होना चाहिए, और वो जो गोल है क्लियर के साथ साथ मेजरेबल होना चाहिए कि भाई तेरे को इतने टाइम में इतना जो है प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी। सपोज आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का कोई गोल ही नहीं है, तो आप जो है टीम मेंबर्स उनको क्या बताएंगे? आप उनको तो कुछ बता ही नहीं सकते बिकॉज आपका कुछ गोल ही नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में प्लान करके चलनी पड़ेंगी। देन सेकेंड है बिल्ड अ बिजनेस कल्चर। कल्चर मतलब होता है जो सबके लिए सेम हो। अब मैंने यहाँ पर ये बात क्यों कही? बिकॉज आपके बिजनेस में, आपके कंपनी में हर एक इंसान के लिए जो रूल है ना, रूल रेगुलेशन, वो हर एक पर्सन के लिए सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स हैं वो तो सुबह 8 बजे कंपनी में एंटर कर रहे हैं और जो हेड है, कंपनी का ओनर है, वो 12 या 1 बजे आ रहा है। तो इस तरीके का कल्चर नहीं होना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। दैट मीन्स जो बिजनेस कल्चर है वो ऑल ओवर के लिए सेम होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है हमारा सो रिस्पेक्ट टू ऑल। दैट मीन्स हमें हर एक मेंबर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेनली ऐसा नहीं है कि जो पियोन है या फिर जो वर्कर है या फिर जो ओनर है वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट ना करें। अब पियोन है वो सबसे लोअर पोजीशन पे आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे रिस्पेक्ट नहीं करनी है, हमें उससे भी रिस्पेक्ट देनी है ताकि उसे अपना काम करने में मोटिवेशन मिले और उसे अच्छा लगे। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है एक टीम में होनी चाहिए जिनके थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को। देन फोर्थ है अकाउंटेबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे अकाउंट तो हम पहले ही पढ़ के इतना पक चुके हैं, बिकॉज पिछले कंसेप्ट में हमने फाइनेंस में यही पढ़ा था। तो टेंशन फ्री रहिए, यहाँ पर हम वैसा अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक टीम मेंबर की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल अच्छे से निभानी है। सपोज कंपनी का ओनर है, कोई वर्कर है वो डेली लेट आता है, तो जो ओनर है उसके बात करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट कि आप डेली लेट लेट आते हैं, ऐसा करिए आपसे कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है कि आप डेली लेट आते हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कंपनी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं और आप कंपनी में जल्दी आने की कोशिश करिए। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। दैट मीन्स आपने सेम बात को 2 तरीके से बोला। फर्स्ट था जो आपने बहुत रूडली बोला, देन सेकेंड था जो आपने एक सॉफ्ट स्किल के थ्रू बात करी कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे शेयर करे ताकि आप उसका सॉल्यूशन दें और वो कंपनी में जल्दी आने की कोशिश करे। तो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं और ये रोल्स होते हैं हर एक इंसान के जो आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। फिफ्थ है कम्युनिकेट वेल। दैट मीन्स हमें हर एक मेंबर से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, जिससे कि हमारी हर एक टीम मेंबर को हम मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स जिनके थ्रू हम अपनी टीम को मोटिवेट और जो है इंस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग योर टीम एफिशिएंसी, कि हम किस तरीके से अपने टीम की एफिशिएंसी को मैनेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें मैंने बात करी थी कि हम किस तरीके से अपने टीम को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकते हैं। आई थिंक आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी टीम की एफिशिएंसी को मैनेज कर सकते हैं। हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग योर टीम एफिशिएंसी। फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन ओवरहेड। दैट मीन्स ओवरहेड का मतलब होता है ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट करना। तो जो कम्युनिकेशन ओवरहेड है वो हमें एक प्रॉपर वे में करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी बात के लिए 10 बार बातें कर रहे हैं किसी टीम मेंबर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा बातें करने में टाइम वेस्ट ना करके हम अपनी टीम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड है इम्पोर्टेंस। हर एक मेंबर को इम्पोर्टेंट फील करवाओ कि आप इस टीम का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। क्लियर। थर्ड है कमांडर इंटेंट। व्हाट इज कमांडर इंटेंट?
कमांडर्स का मतलब क्या होता है? जो एक कमांड देते हैं, दैट मीन्स कमांड देने वाला होता है कमांडर। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। क्लियर? इंडिड का मतलब होता है, इंटेंट का मतलब होता है आप ऑर्डर दे रहे हैं, उसके साथ में उसे रीजन भी बताना। कमांडर्स इंटेंट का पूरा मतलब यह है कि अगर आप किसी वर्कर को काम करने के लिए बोल रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका रीजन भी दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो ये एक बैड इफेक्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज सपोज कोई वर्कर है, आप उससे कह रहे हैं कि तेरे को एक्सेल सीट पे जो ये काम करना है ये 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वो क्या करेगा? वो कंटिन्यू उस काम में लगे रहेगा और वो बोर हो जाएगा। फिर वो सोचेगा क्या यार मैं पूरा दिन इसमें लगे रहता हूँ फालतू का। पर अगर वही जो कंपनी का ओनर है या फिर हेड है जिसने उसको बोला कि ये एक्सेल सीट पे काम करना है, अगर वो साथ में ये बताता उसे कि ये एक्सेल सीट का डाटा है, ये आपको एंटर करना है, इससे क्या होगा कि जो हमारी बिजनेस कंपनी है ना, इसका जो है लेवल इंक्रीज होगा और आगे जाकर हमें इससे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने से हमारी सैलरी भी इंक्रीज होगी। तो उसने एक रीज़न दे दिया यहाँ पर। अगर ये रीज़न उस तक पहुँचता है तो वो सोचेगा भाई मुझे ना इसका बहुत अच्छे से काम करना है, ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा रहता है, हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है तो मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो उसमें काफ़ी अच्छे से मन लगा के वर्क करेगा। तो कमांडर्स इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन छोटा सा अगर मैं 1 लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो कमांडर्स इंटेंट का मतलब होता है हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर देने के साथ साथ हमें उसका रीज़न भी उसको देना है। फोर्थ है बाय स्टैंडर्ड एम्पैथी। बाय स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि मान लो एक साइड में, एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब है केयर करना एक तरीके से। क्लियर? अब मान लो इसका एक एग्जांपल है, एक छोटी सी टीम है जो सोच रही है कि भाई ओनर ने काम दिया है तो क्यों ना ये कर लेगा, वो सोचेगा दूसरा कर लेगा, वो सोचेगा तीसरा कर लेगा, पर कर कोई नहीं रहा है। सब वहां बैठ के बस जो है सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए कि भाई ये कर देगा या फिर वो कर देगा, पर कर कोई नहीं रहा है। तो ये हो गया एक तरीके से बैठ के बस तमाशा देखने वाली बात। तो ये चीजें नहीं करनी है, उस काम को फॉलो करना है। अगर ऐसी चीजें बाय स्टैंडर्ड एम्पैथी वाली चीजें होती हैं तो कभी टीम में वर्क प्रॉपरली होगा ही नहीं, बस सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे भाई ये कर देगा और वो कर देगा। क्लियर? फिफ्थ है प्लानिंग। हर एक बिजनेस टीम की जो है प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। सपोज कोई एक टीम मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है या फिर वो चले जाता है या फिर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज़ की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था प्लानिंग वाला। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इसी के साथ ही हमारा टीम बिल्डिंग वाला कंसेप्ट भी ख़त्म होता है। मिलते हैं एक लास्ट छोटी सी वीडियो में जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एडवांस के जो क्रैश कोर्स है इसकी एक छोटी सी समरी देंगे, जिसमें मैं आपको कुछ एक अच्छी सी बात बताऊंगी, एक तरीके से सरप्राइज हो सकता है। तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।